आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि कई बार लोगों के द्वारा लेन देन कर लिया जाता है लेकिन उसके बारे में कोई लिखा पढ़ी नहीं की जाती है, तो आगे जाकर लोगों को काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात को आज के वीडियो में हम समझेंगे कि प्रामिसरी नोट क्या होता है और प्रामिसरी नोट के माध्यम से यदि कोई लेन देन हुआ है तो लेन देन के मामले में कब और कैसे कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर दो काल्पनिक नाम लिए हैं, एक नाम लिया है रामलाल और दूसरा नाम हमने लिया है पन्नालाल। ठीक है, यहाँ पर हमने यह एक सिविल न्यायालय लिया है और यहाँ पर एक एडवोकेट साहब को हमने लिया है और यहाँ पर यह एक दस्तावेज हमने लिया है। ठीक है, तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में कोई लेन देन होता है, जैसे कि यह रामलाल जो है यह क्या करता है कि इसको 50,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, यह रामलाल है और इसको 50,000 रुपए की जरूरत है और उस जरूरत की पूर्ति के लिए इसको विश्वास है कि वह 50,000 रुपए जो है वह यह पन्नालाल इसे दे सकता है। कौन? इस रामलाल को यह 50,000 रुपए की राशि जो है यह पन्नालाल दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में पन्नालाल जो है इसे साहूकार कहा जाएगा और रामलाल जो है यह पैसे उधार लेना चाहता है, इसलिए इसको असामी कहा जाएगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि यदि पन्नालाल जो है यह साहूकार बनकर या जो है यह सेठ बनकर कोई राशि इस रामलाल को उधार देना चाहता है, तो इस पन्नालाल के पास में ऐसा क्या सबूत रहेगा कि जब यह रामलाल जो है इसके द्वारा उधार प्राप्त की गई राशि को पन्नालाल को वापस नहीं करता है, तो पन्नालाल इस रामलाल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक दस्तावेज निष्पादित होता है, अर्थात एक दस्तावेज लिखा जा सकता है जिसे कि प्रामिसरी नोट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्रामिसरी नोट कहा जाता है, जो कि एक इंग्लिश नाम है, अर्थात एक अंग्रेजी नाम है, जिसे हिंदी में वचन पत्र कहा जाता है। आप भी समझते होंगे कि वचन किसे कहा जाता है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से करार करता है, उसको कोई जबान देता है, अर्थात उसे एक वचन देता है, उससे प्रॉमिस करता है कि आपके साथ में मैंने जो करार किया है इस करार को मैं पूरा करूंगा, है ना। तो ऐसे ही दस्तावेज को प्रामिसरी नोट अर्थात वचन पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वचन पत्र कैसे लिखा जाता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दो पक्षकार जो रहते हैं, जैसे मान लो पन्नालाल जो है यह साहूकार के रूप में इस वचन पत्र में लिखा जाएगा और रामलाल जो है यह असामी के रूप में इस वचन पत्र में लिखा जाएगा। इस वचन पत्र में इस बात का भी उल्लेख होगा कि यह रामलाल जो है इसने जो 50,000 रुपए की राशि इस पन्नालाल से प्राप्त की है, यह राशि यह रामलाल कितनी तारीख को इस पन्नालाल को वापस करेगा और उस पर कितना ब्याज अदा करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इस वचन पत्र के यहाँ पर एक रेवेन्यू टिकट लगाई जाएगी और उस रेवेन्यू टिकट पर क्रॉस हस्ताक्षर इस रामलाल के होंगे। क्रॉस हस्ताक्षर से मतलब होता है कि आधे हस्ताक्षर उस रेवेन्यू टिकट पर होंगे और आधे हस्ताक्षर नीचे होंगे, अर्थात जब यह रामलाल हस्ताक्षर करते करते जाएगा तो उस टिकट पर भी उस रामलाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही साथ उस वचन पत्र पर अर्थात उस प्रामिसरी नोट पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होना जरूरी है। साथ ही साथ इस पन्नालाल के भी हस्ताक्षर उस वचन पत्र पर होना जरूरी है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि इस रामलाल और पन्नालाल के बीच में जो वचन पत्र जो प्रामिसरी नोट निष्पादित हुआ है उसमें इन दोनों पक्षों के द्वारा एक तारीख लिखी हुई है कि मान लिया जाए कि जैसे 12 तारीख को 12/3/2023 को यह रामलाल जो है इसने जो 50,000 रुपए की राशि इस पन्नालाल से प्राप्त की है वह यह रामलाल जो है 12/3/2023 को मई ब्याज के अदा कर देगा। ठीक है, अगर इस तारीख को यह रामलाल जो है इसने जो राशि पन्नालाल से प्राप्त की है वह मई ब्याज के इस पन्नालाल को अदा कर देता है, अर्थात वापस कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यह वचन पत्र जो है इसको दोनों पक्षों के द्वारा फाड़ कर फेंक दिया जाएगा या इस वचन पत्र को यह रामलाल जो है यह वापस ले लेगा। देखिए यहाँ पर रामलाल को एक और सावधानी रखनी चाहिए कि यदि पन्नालाल यह कहता है कि वह वचन पत्र मुझे मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में रामलाल और पन्नालाल दोनों को एक स्टाम्प पर अलग से लिखा पढ़ी करनी चाहिए
कि मेरे द्वारा जो है इस पन्ना लाल से वचन पत्र के माध्यम से 50,000 रुपए उधार प्राप्त किए थे, जिसकी अदायगी मेरे द्वारा आज दिनांक 12/3/2023 को कर दी गई है और वो वचन पत्र जो है वह कहीं गुम हो गया है, इसलिए यह स्टाम्प हमने लिखा है। ठीक है, तो ऐसा स्टाम्प दोनों को लिख लेना चाहिए ताकि उस वचन पत्र का कोई दुरुपयोग यह पन्ना लाल न करे। ठीक है, तो यह तो हो गई बात कि यह रामलाल और पन्ना लाल जो है इनके बीच में जो करार हुआ था, जो वचन पत्र निष्पादित हुआ था, उसके अनुसार यह रामलाल जो है यह पन्ना लाल को अगर कोई राशि अदा कर देता है, अर्थात वह मई ब्याज अदा कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल क्या कर सकता है। ठीक है, लेकिन यदि यह रामलाल जो है यह पन्ना लाल को, इसने जो राशि प्राप्त की है पन्ना लाल से, वह राशि इस तारीख को अदा नहीं करता है, अर्थात वापस नहीं करता है मई ब्याज के, तो ऐसी स्थिति में यह पन्ना लाल जो है यह इस रामलाल के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पन्ना लाल को क्या करना होगा कि एक अभिभाषक से मिलना होगा, अर्थात एक एडवोकेट से मिलना होगा, एक वकील साहब से मिलना होगा और वकील साहब को सारी बातें बतानी होगी और यह वचन पत्र भी बताना होगा कि मैंने, अर्थात पन्ना लाल ने रामलाल को 50,000 रुपए उधार दिए थे और वचन पत्र निष्पादित हुआ था और वचन पत्र में यह बात हुई थी, यह लिखा पड़ी हुई थी कि इस पर इतना इतना ब्याज दिया जाएगा और इतनी तारीख को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका पालन जो है इस रामलाल ने नहीं किया है, इसलिए इस रामलाल को नोटिस भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में वकील साहब क्या करेंगे कि एक लीगल नोटिस तैयार करेंगे और इस रामलाल को भेज देंगे। क्या करेंगे, रामलाल को भेज देंगे और उसमें दिनांक निश्चित कर देंगे कि इतनी तारीख तक आप मेरे पक्षकार की, अर्थात इस पन्ना लाल की जो राशि है वह मई ब्याज के इसे वापस करें। तो ऐसी स्थिति में अगर यह रामलाल जो है वह राशि इस पन्ना लाल को वापस कर देता है, अर्थात यह सूचना पत्र जब वकील साहब ने इस रामलाल को दिया और ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है वह राशि पन्ना लाल को वापस कर देता है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना लाल का काम हो जाएगा। लेकिन सूचना पत्र देने के बाद भी अगर रामलाल पन्ना लाल को कोई राशि वापस नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना लाल क्या कर सकता है। तो देखिए इसके लिए पन्ना लाल क्या करेगा कि पन्ना लाल अपने एडवोकेट के माध्यम से इस रामलाल के विरुद्ध सिविल न्यायालय में, कहां पर, सिविल न्यायालय में दावा पेश करेगा। किस बात का, वसूली का दावा, कि पन्ना लाल और रामलाल के बीच में यह वचन पत्र निष्पादित हुआ था और वचन पत्र के अनुसार 50,000 रुपए रामलाल ने प्राप्त किए थे और रामलाल ने इतना ब्याज देने की बात की थी इतनी तारीख को, है ना, जो तारीख इसमें लिखी हुई है उस तारीख को देने की बात की थी, लेकिन इस तारीख को भी रामलाल ने वह राशि मई ब्याज के पन्ना लाल को अदा नहीं किए। इसके बाद भी पन्ना लाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस रामलाल को सूचना पत्र भिजवाया था, लेकिन उसके बाद भी इस रामलाल ने वह राशि पन्ना लाल को अदा नहीं किए। ऐसी स्थिति में वह राशि जो है इस पन्ना लाल को रामलाल से दिलवाई जाए। ऐसी सहायता जो है यह पन्ना लाल सिविल न्यायालय से मांग सकता है। अब सिविल न्यायालय में इस पन्ना लाल को कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, उस दावे के साथ में, तो देखिए उसको भी हम समझ लेते हैं कि पन्ना लाल जो दावा प्रस्तुत करेगा सिविल न्यायालय के समक्ष, उसमें इस पन्ना लाल को यह प्रामिसरी नोट जो रामलाल और पन्ना लाल के बीच में हुआ था उसकी असल कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। जो सूचना पत्र एडवोकेट के माध्यम से रामलाल को भेजा गया था और उसकी कॉपी जो है, एक कॉपी वकील साहब जो रखते हैं, वह कॉपी असल रूप में यहाँ पर, अर्थात ओरिजिनल कॉपी सिविल न्यायालय के समक्ष उस दावे के साथ में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा जो सूचना पत्र रामलाल को भेजा गया था रजिस्टर्ड डाक से, उस रजिस्टर्ड डाक की एक रसीद की, हाँ हमने यह सूचना पत्र रामलाल को भेज दिया था, वह रसीद पेश करनी होगी और इसके बाद में जो सूचना पत्र रामलाल को मिल चुका था उसकी प्राप्ति रसीद भी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। तो यह सब कुछ होने के बाद में सिविल न्यायालय के द्वारा रामलाल को एक सूचना पत्र भेजा जाएगा कि प्रामिसरी नोट के आधार पर आपके विरुद्ध जो है न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत हुआ है, तो आप अपना जवाब जो है इतनी इतनी तारीख को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो ऐसी स्थिति में रामलाल जो है अपना जवाब सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, जब सिविल न्यायालय के समक्ष रामलाल अपना जवाब प्रस्तुत करेगा तो उस जवाब को पढ़ने के बाद में और पन्ना लाल के दावे को पढ़ने के बाद में सिविल न्यायालय के द्वारा वाद प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे, अर्थात इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि दोनों पक्षों के बीच में वास्तविक विवाद क्या है, अर्थात मुद्दे तय किए जाएंगे। फिर उन मुद्दों को दोनों पक्षों को साबित करना होगा। जो मुद्दे पन्ना लाल को साबित करना है, जैसे कि अगर सिविल न्यायालय ने यह
मुद्दा बनाया है कि क्या वास्तव में रामलाल ने पन्नालाल के पक्ष में कोई वचन पत्र अर्थात प्रॉमिसरी नोट निष्पादित किया है। तो इस प्रकार का मुद्दा जो है यह पन्नालाल को साबित करना होगा। ठीक है, तो अगर जो पन्नालाल जो है इसने अपना दावा साबित कर दिया सिविल न्यायालय में, ठीक है ना, सिविल न्यायालय में अगर अपना दावा साक्ष्य के माध्यम से साबित कर दिया तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय जो है इस पन्नालाल के पक्ष में निर्णय और डिक्री पारित कर देंगे। ठीक है, और इस रामलाल के खिलाफ पारित कर देंगे कि रामलाल जो है यह पन्नालाल को वह 50,000 रुपए और जो भी न्यायालय ब्याज दिलवाना चाहती है वह ब्याज पन्नालाल को और मूल राशि अदा करे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रामलाल जो है यह अगर चाहता है तो उस निर्णय होने के बाद में अगर यह रामलाल चाहता है तो पन्नालाल को वह राशि और उसका ब्याज अदा कर सकता है। लेकिन अगर यह रामलाल जो है पन्नालाल को वह राशि उस निर्णय के मुताबिक अदा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में पन्नालाल जो है यह सिविल न्यायालय के समक्ष फिर से जाएगा और उस निर्णय और डिक्री की कॉपी एक आवेदन पत्र के साथ में लगाएगा, अर्थात उस डिक्री का पालन करवाएगा कि वह राशि जो है रामलाल से मुझे दिलवाई जाए। तो फिर से सिविल न्यायालय के द्वारा रामलाल को एक सूचना पत्र भेजा जाएगा कि आपके विरुद्ध सिविल न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय पारित किया है, आप पन्नालाल की राशि अदा करें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर रामलाल जो है ये पन्नालाल को कोई राशि अदा नहीं करता है तो फिर पन्नालाल जो है यह बताएगा कि इस रामलाल की कौन कौन सी चल अचल संपत्तियां हैं जिनको विक्रय करने के बाद में, जिनको कुर्क करने के बाद में और नीलाम करने के बाद में जो है वह राशि प्राप्त हो सकती है, वहां से राशि प्राप्त हो सकती है और वह राशि पन्नालाल को दिलवाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी सूची जो है ये पन्नालाल जो है ये सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और सिविल न्यायालय जो है उस बारे में जांच करेंगे और यदि वह संपत्ति इस रामलाल की निकलती है तो उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उसके बाद में उसको नीलाम किया जाएगा और जो राशि प्राप्त होगी वह राशि पन्नालाल को प्रदान कर दी जाएगी, जो राशि पन्नालाल की बनती है। ठीक है, जो निर्णय और जयपत्र अनुसार है वह राशि पन्नालाल को प्रदान कर दी जाएगी। जैसे कि अगर इस रामलाल की कोई संपत्ति जो है वह न्यायालय के द्वारा कुर्क की गई है और उस संपत्ति को विक्रय करने से अगर मान लिया जाए कि 1 लाख रुपए प्राप्त होते, लेकिन उस निर्णय के मुताबिक पन्नालाल जो है इसकी राशि जो है 50,000 से 60,000 हो चुकी है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस रामलाल की संपत्ति को विक्रय करने से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए तो 60,000 रुपए जो है वे तो पन्नालाल को प्रदान कर दिए जाएंगे और बाकी 40,000 रुपए जो है वे रामलाल को प्रदान कर दिए जाएंगे। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।